हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एटॉमिक मॉडल का सेकंड पार्ट। इससे पहले एक पार्ट हम इस चैप्टर का पढ़ चुके हैं, एक या शायद दो पार्ट इसका पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। और इससे पहले जो दो वीडियो आ चुके हैं इस चैप्टर से, फोर्थ चैप्टर से, एक तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक आ चुका है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब आज हम चालू करने जा रहे हैं एटॉमिक मॉडल। लेकिन सॉरी स्टूडेंट, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है। हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी ले ली, हमने प्रोटॉन के बारे में सारी जानकारी ले ली। एक एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल वो बचा हुआ है, अब परमाणु कण, तो वो है न्यूट्रॉन। वो कौन सा है? नंबर 3 वाला, छोटा सा ही है, अभी खत्म कर देते हैं। न्यूट्रॉन तीसरा पार्टिकल कौन सा है? न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन की जो खोज की, न्यूट्रॉन का खोज करता कौन है? जेम्स चैडविक। कौन है? जेम्स चैडविक। ओके, न्यूट्रॉन पर जो चार्ज है, न्यूट्रॉन पर प्लस है कि माइनस है? तो ध्यान रखना, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब उदासीन, मतलब न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। इस पूरी दुनिया में दो ही तो चार्ज है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो प्लस वाला तो कौन लेकर बैठा है? प्रोटॉन। और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन, बाकी कोई चार्ज है नहीं। तो न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ एटम in case like of subatomic number of atomic structure। मैं क्या बोल रहा हूँ कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, मतलब ना तो इस पर प्लस है ना इस पर माइनस है, निरावेशित कण है, निरावेशित। ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हाँ, न्यूट्रॉन का मास जरूर है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? तो ध्यान रखना, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास कैसा है? प्रोटॉन के समान। जितना प्रोटॉन का है ना, उतना ही द्रव्यमान कितना है? किसका है? न्यूट्रॉन का। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना था? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। और इतना ही मास किसका है? न्यूट्रॉन का है। ठीक है, इतनी सी जानकारी आपको न्यूट्रॉन की रखनी है। और ये भी ध्यान रखना, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। बाकी इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता, वो नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, रोटेट होता रहता है। ओके, आगे देखो। एटॉमिक मॉडल। अब देखो, बोर्ड पर नोटिस करो और हेडिंग डली हुई है, हेडिंग की पढ़ो। हेडिंग क्या डली हुई है? एटॉमिक मॉडल या परमाणु संरचना, या परमाणु के मॉडल बोल दो, या परमाणु की प्रतिलिपि बोल दो। एटॉमिक मॉडल का मतलब ये है कि अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने एटम की जानकारी दी। जैसे जैसे समय निकलता गया, वैज्ञानिक आते गए और एटम की विस्तृत जानकारी देते गए। जैसे सबसे पहले जो वैज्ञानिक आया परमाणु के बारे में, अगर स्टार्टिंग की बात करें तो महर्षि कणाद थे, उसके बाद ग्रीक साइंटिस्ट डेमोक्रिटस, लिसुबियस, फिर 1800 में डोल्टन आया। ठीक है, फिर 1898 में जे थॉमसन, फिर 1911 में रदरफोर्ड, उसके बाद नील्स बोर और फिर प्लैंक और क्वांटम। लेकिन सबसे पहले बात करें तो पहला एटम का जो मॉडल लेकर आया था वो था 1898 के अंदर सर जे थॉमसन। ये फर्स्ट मॉडल है एटम का। देखो, फर्स्ट मॉडल, ठीक है, डिस्कवर्ड बाई 1898, रेफर बाई जे थॉमसन। अब इसको डिस्कवर किसने किया था, या जो गिवन बाई जो फर्स्ट मॉडल है वो देने वाला कौन था? सर जे थॉमसन। कुछ किताबें थॉमसन कहते हैं, कुछ किताबें थॉमसन बोलती हैं। जो भी, अब जो भी नाम बोलना चाहो, या तो थॉमसन बोल लो या फिर थॉमसन बोलो। एटम का जो सबसे पहला मॉडल लेकर आया वो था जे थॉमसन का मॉडल, सर जे
थॉमसन का मॉडल, और कब दिया गया? 1898 के अंदर। अब अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल गिवन बाय जे थॉमसन से, मतलब जो पहला मॉडल है जे थॉमसन इसके बारे में क्या कहता है, या ये मॉडल हमें क्या जानकारी देने वाला है, तो सुनो ध्यान से। इस मॉडल की जो मेन पॉइंट है वो यही है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि परमाणु एक खोखला गोला है। ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें कौन बोल रहा है? जे थॉमसन। परमाणु एक खोखला गोला, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है परमाणु के परमाणु का अधिकांश भाग धन आवेशित होता है, धन आवेशित होता है, जिसमें ऋण आवेश फंसा रहता है, ठीक है। अब देखो थॉमसन क्या बोल रहा है? परमाणु एक खोखला गोला, ये तो बिल्कुल गोला है, माना ना, बिल्कुल गोल, ये तो गोला। परमाणु एक खोखला गोला, तो परमाणु का अधिकांश भाग धन आवेशित है। थॉमसन ये कह रहा है कि इस गोले में जो अधिकांश भाग है लगभग ये सारा ये कैसा पॉजिटिव है, ये प्लस वाला है, और इस प्लस वाले भाग में ऋण आवेश फंसे रहते हैं या धंसे रहते हैं। देखो ऐसे, इस अधिकांश, इस पूरे भाग को तो क्या मान ले? प्लस। इस पूरे भाग को तो क्या मान ले? प्लस। देखो ये वाला पार्ट में क्या हो गया, ठीक है। ये तो साफ परमाणु, और ये पूरा इसका पार्ट प्लस वाला, और इस प्लस के बीच में देखो ऐसे माइनस के साथ है, ये माइनस, 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 ठीक है। इसका मॉडल यही था कि परमाणु एक खोखला गोला है, और परमाणु का अधिकांश भाग पॉजिटिव चार्ज से बना होता है, और उस पॉजिटिव चार्ज के बीच बीच में नेगेटिव चार्ज फंसा रहता है। ये स्टेटमेंट था जे थॉमसन का, और उसने अपने परमाणु मॉडल को अन्य कई प्रकार के एग्जाम्पल को लेकर समझाया। जैसे एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट तरबूज मॉडल, ये सब जे थॉमसन बता रहा है समझाने के लिए। तरबूज मॉडल, तरबूज आप सबने खाया। अब देखो तरबूज को अगर आप बीच में से काटते हो ना, तो तरबूज को जब काटोगे वैसे गोल गोल मिलेगा आपको। तरबूज का जो लाल भाग है, जैसे ये तरबूज है, ठीक है, जैसे तरबूज को काटोगे तो तरबूज का ये जो लाल भाग है ऐसे, तरबूज का जो रेड पार्ट है पूरा, वो तो क्या मान सकते हो आप? प्लस मान सकते हो, वो तो क्या मान सकते हो? प्लस मान सकते हो। और उस लाल भाग के बीच में तरबूज के बीज फंसे रहते हैं, बीज, उनको आप क्या मानोगे? नेगेटिव। ये जो लाल भाग है, लाल भाग, इसको तो क्या मानो? पॉजिटिव चार्ज, और इसके बीच में ऐसे माइनस की कैटेगरी, ये मान लो बीज है, ये 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 बीज है, इसको क्या मानोगे आप? नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही होगी कि तरबूज का अधिकांश लाल भाग, अधिकांश क्या पूरा ही लाल होता है बीच में से, वो लाल भाग तो प्लस वाला, और उसके बीच में फंसे हुए बीज माइनस। सेम इसी तरह आप किसको समझ सकते हो? परमाणु। किसको समझ सकते हो? परमाणु को। और अगर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, मोतीचूर का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू आपने खाया होगा, येलो कलर का आता है, और उस लड्डू के बीच में लाल रंग के दाने लगे रहते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे लड्डू है, लड्डू का अधिकांश भाग कैसा होता है? पीला। तो वो जो पीला भाग है,
उसको तो आप क्या मान सकते हो, पॉजिटिव चार्ज। और उसके बीच में जो लाल लाल जैसे दाने में से रहते हैं ना लाल लाल, उसको आप क्या मान सकते हो, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो मोतीचूर का लड्डू है ये भी कौन से मॉडल को शो कर रहा है, परमाणु की संरचना बताने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, किसकी तरफ से, जे.जे. थॉम्सन की तरफ से। और अगर एग्जाम्पल उठाए हम, एक और ले सकते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, देखो पहला एग्जाम्पल तरबूज मॉडल, दूसरा एग्जाम्पल मोतीचूर का लड्डू, और एग्जाम्पल नंबर 3 प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मतलब एक स्पेशल टाइप का केक आता है, प्लम पुडिंग केक। जैसे ये प्लम पुडिंग का केक है, इस केक का अधिकांश भाग को क्या मान सकते हो, पॉजिटिव चार्ज। और इस केक के बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं, जैसे किशमिश, काजू, जैसे ऐसे ड्राई फ्रूट्स, उनको क्या बोलेंगे, जो ड्राई फ्रूट्स लगे हैं उनको नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार जे.जे. थॉम्सन ने यही बात स्पष्ट की कि परमाणु एक अधिकांश, परमाणु एक खोखला गोला है, परमाणु का अधिकांश भाग पॉजिटिव चार्ज से बना होता है तथा परमाणु के बीच बीच में, पॉजिटिव भाग के बीच बीच में नेगेटिव पार्ट फंसे होते हैं। उन्होंने अपने मॉडल को 3 एग्जाम्पल से समझाया, तरबूज मॉडल, मोतीचूर का लड्डू का मॉडल और एक है प्लम पुडिंग मॉडल। ये था जे.जे. थॉम्सन का मॉडल। अब इतनी जानकारी दी जे.जे. थॉम्सन ने, साथ के साथ जे.जे. थॉम्सन ने यह भी बताया कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या रखने वाला एक गोला है। त्रिज्या कितनी बताई, 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। इतनी सारी बातें जो थॉम्सन ने बता दी, अब इनसे रिजल्ट क्या निकाला, इससे रिजल्ट क्या निकला, इस मॉडल का टारगेट क्या है और इसका रिजल्ट क्या है, वो भी सुन लो आप। देखो रिजल्ट, इससे रिजल्ट क्या निकाला उन्होंने, रिजल्ट ये निकाला कि परमाणु में पॉजिटिव एवं नेगेटिव चार्ज समान होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल सही बात है ये कि परमाणु में पॉजिटिव एवं नेगेटिव चार्ज समान होते हैं। कहने का मतलब परमाणु के अंदर जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस होगा। और इस बात से क्या बात समझ में आती है कि परमाणु कैसा होता है, उदासीन। ये बिल्कुल परफेक्ट बात बताई थी उसने जे.जे. थॉम्सन ने कि परमाणु उदासीन कण है। एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल बिकॉज एटम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वली कंसंट्रेशन। कहने का मतलब ये है कि परमाणु उदासीन है क्योंकि उसमें प्लस माइनस बराबर है। आप सोचो, अगर सपोज एग्जाम्पल से मैं समझाऊं कि परमाणु के अंदर 10 प्लस है तो माइनस भी कितने होंगे, 10। तो 10 से 10 तो क्या हो जाएगी, कैंसिल, ना तो प्लस का रहेगा ना वो माइनस का रहेगा। तो कैंसिल हो जाने से फिर परमाणु कैसा हो जाएगा, उदासीन। हाँ, अगर परमाणु के पास 10 प्लस होते और 5 माइनस होते, कटने के बाद कितने प्लस के बच जाते, 5 प्लस के बच जाते, तब आप बोल सकते हो परमाणु पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्लस माइनस की संख्या बराबर होने की वजह से एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसीलिए परमाणु कैसा पाया जाता है, उदासीन पाया जाता है। ध्यान रखना, और ये ध्यान रखने वाली बात है, आज तक चलती आ रही है कि परमाणु उदासीन बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इसमें थोड़ा सा भी फेरबदल नहीं कर सकते। इसके बाद जितने भी मॉडल आए उन्होंने इस बात को एग्री किया है कि सच में एटम इज न्यूट्रल पार्टिकल, परमाणु एक उदासीन कण है। इसको किसी ने भी या कोई भी प्रकार का साइंटिस्ट उन्होंने खंडन नहीं किया इस बात का। तो ये मॉडल था किसका, थॉम्सन का। थॉम्सन के मॉडल की एक ही कमी रही थी और वो ये थी कि परमाणु के स्थायित्व की संपूर्ण व्याख्या नहीं कर पाया। आज हम जानते हैं परमाणु में बहुत सारे कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो जानकारी उस समय रदरफोर्ड को, थॉम्सन को नहीं थी। तो कमी में आपको एक ही पॉइंट डालना है और वो है कि जे.जे. थॉम्सन ने परमाणु की स्थायित्व की संपूर्ण व्याख्या
नहीं की। डू नॉट एक्सप्लेन कंप्लीट सेटिस्फिकेशन ऑफ एटम बाय जे थॉमसन। समझ में आ रही बात? कंप्लीट स्टेबिलिटी या कंप्लीट इसकी जानकारी नहीं दे पाया थॉमसन। अब जब आपको पता है कि कोई साइंटिस्ट कोई मॉडल दे रहा है, अगर वो पूरी जानकारी नहीं दे रहा है तो उस आधी अधूरी जानकारी को लेकर दूसरा साइंटिस्ट आएगा। कोई चीज़ हम बना रहे हैं, हमसे नहीं बन पाई, हमने उसको अधूरा छोड़ दिया, तो हम तो चले गए, अब दूसरा आएगा, वो एक्स्ट्रा माइंड लगाएगा और उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करेगा। तो ठीक उसी प्रकार 1898 के बाद 1911 में यानी कि 13 साल के बाद में फिर एक और साइंटिस्ट आया, सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उन्होंने परमाणु की व्याख्या करने की कोशिश की। तो नेक्स्ट मॉडल किसका है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखो सेकेंड मॉडल, सेकेंड मॉडल देने वाला कौन था? रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कब दिया? 1911 में। देखो रदरफोर्ड थॉमसन की कमियों को लेकर आगे बढ़ा, क्योंकि थॉमसन कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर पाया एटम को, तो फिर उसको पूरा करने के लिए सेकंड नंबर पर जो मॉडल लेकर आया वो कौन था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने परमाणु की व्याख्या को एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से समझाया। एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से, पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके बताऊंगा। तो रदरफोर्ड ने जिस एक्सपेरिमेंट से परमाणु की व्याख्या को समझाया वो था स्वर्ण पन्नी का परमाणु प्रयोग। स्वर्ण पन्नी का परमाणु प्रयोग। देखो ध्यान से समझना, रदरफोर्ड ने क्या किया? परमाणु की व्याख्या को समझाने के लिए एक स्वर्ण पन्नी ली। क्या ली? एक स्वर्ण पन्नी ली, सोने की पन्नी। उस सोने की पन्नी पर उन्होंने अल्फा कण छोड़े। उस सोने की पन्नी पर उन्होंने अल्फा कण छोड़े। वो अल्फा कण उस पन्नी से टकराए और दूसरी तरफ किसी पर्दे पर नजर आए। अब ये जितना काम उन्होंने किया उससे कौन कौन से रिजल्ट आए वो तो हमें एक्सपेरिमेंट पूरा पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मतलब एक प्रयोग करने जा रहा था रदरफोर्ड। उस प्रयोग के लिए उन्हें जो सामग्री चाहिए थी वो मैं पहले आपको कंफर्म कर दूँ। सबसे पहले उनको चाहिए एक स्वर्ण पन्नी। बात तो समझ में आ रही ना? पढ़ क्या रहे हैं परमाणु के बारे में। पहले जानकारी कौन देकर गया है? थॉमसन। अब जानकारी देने कौन रहा है? रदरफोर्ड। लेकिन रदरफोर्ड को नॉर्मल जानकारी नहीं देने वाला, उन्होंने बाकायदा एक पूरा प्रोसेस अपनाकर एक प्रयोग करके परमाणु को समझाया। जब आप वो पूरा प्रयोग पढ़ लोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन वो प्रयोग करने के लिए उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए, और वो चीज़ें कौन कौन सी है? एक तो स्वर्ण पन्नी, नंबर 2 अल्फा कण, नंबर 3 स्वर्ण पन्नी चाहिए, गोल्ड फॉइल चाहिए, अल्फा पार्टिकल चाहिए, और एक ZnS से लेपित पर्दा, जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा। ये चीजें चाहिए इसको रदरफोर्ड को। अब सुनो ध्यान से, स्वर्ण पन्नी सबसे पहला क्वेश्चन यही है। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे सर। तो क्वेश्चन क्या बनेंगे? आपको हमारे सामने बैठ के पढ़ नहीं रहे तो क्यों ना वो क्वेश्चन नहीं दोहराऊं तो नहीं आंसर दो, ठीक है? तो सबसे पहले स्वर्ण पन्नी। स्वर्ण मतलब सोना। सोना एक मेटल है, उसकी पन्नी ली उन्होंने। पहला क्वेश्चन यही है कि सर स्वर्ण पन्नी ही क्यों ली? चांदी की पन्नी क्यों नहीं ली? लोहे की पन्नी क्यों नहीं ली? एल्यूमिनियम की क्यों नहीं ली? कॉपर की क्यों नहीं ली? कई सारे क्वेश्चन आपके सामने खड़े हो जाएंगे।
स्वर्ण पन्नी इसलिए ही आप 8th क्लास में चीज पढ़ के आए हो। 8th क्लास में एक चैप्टर है आपके धातु और धातु, आपने पढ़ा है धातु और धातु। तो धातुओं में एक गुण पाया जाता है और वो है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता और आघात वर्धनीयता का मतलब होता है धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को पीट कर एक पतली शीट तैयार की जा सकती है। मतलब मेटल होती है ना, मेटल को आप पीटते जाओ और बिल्कुल पतली पतली उनमें से निकाल लो। उसमें एक चीज और लिखी हुई थी नीचे कि सबसे ज्यादा अगर आघात वर्धनीय धातु है तो वो कौन सी होती है? सोना, गोल्ड, जिसको हम किससे लिखते हैं? AUC। 79 नंबर पर आता है गोल्ड, सोना। ये सब सोना इतना ज्यादा एलिजिबल है, इतना ज्यादा मेलेबल है कि आप उसको पीटो बिल्कुल बारीक पन्नी निकाल सकते हो। अगर कोई धातु सबसे पतली पन्नी दे सकता है तो वो सोना दे सकता है। उसके अलावा इतनी बारीक पन्नी किसी भी धातु से नहीं निकाली जा सकती। और रदरफोर्ड को भी क्या चाहिए था? उसको बिल्कुल थिन लेयर, बिल्कुल पतली पन्नी चाहिए थी, वो किससे मिल सकती थी? सोने से। इसलिए उन्होंने इस पन्नी को चुना, स्वर्ण पन्नी। अब आप सोचो सर काहे की स्वर्ण पन्नी, आप क्या करोगे इसका? तो वो तो पूरा पढ़ने से पता लगेगा, ठीक है। अल्फा कण, फिलहाल आप अपनी जानकारी लेते जाओ। अल्फा कण, देखो अल्फा का साइन होता है ऐसे, अल्फा। हाँ, अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं। हीलियम के नाभिक, हीलियम आता है ना, तब जानते हो नंबर 1 पर हाइड्रोजन, फिर नंबर 2 पर कौन आता है? हीलियम। नंबर 2 पे हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2। परमाणु भार कितना है? 4। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। परमाणु क्रमांक कितना है? 2। दो क्या है? 2 प्रोटॉन है इसके पास, 2 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन तो क्या होता है? प्लस। तो जितना प्लस होता है उतना ही कौन होता है? माइनस। ये बात तो कौन बता चुका है? थॉमसन। तो 2 ही इसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 ही इसके पास प्रोटॉन और 2 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन। अगर हम इन 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें तो क्या बचे? प्लस। देखो पहले हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1s2, यही होगा। मतलब इसके पास एक ही क्लास है और ये हीलियम का नाभिक बड़ा बना है थोड़ा सा। ये हीलियम का नाभिक में 2 प्रोटॉन बैठे हैं और 2 कौन बैठे हैं? न्यूट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूम रहे। एक ही क्लास है इसके पास में, एक ही क्लास। अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए तो ये क्लास हट जाएगी ना। अब क्या बचा? तो नाभिक है। क्या बचा? नाभिक। न्यूट्रॉन से मतलब नहीं है। और नाभिक में कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन में कौन सा चार्ज है? प्लस। तो ये नाभिक बचा। ये किसका नाभिक है? हीलियम का नाभिक है। और इसी हीलियम के नाभिक को क्या बोला जाता है? अल्फा कण बोला जाता है। अल्फा कण बहुत भारी कण होते हैं। रदरफोर्ड ने जानबूझकर भारी कण लिए और वो देखना चाहते थे कि भारी कण, ये जो भारी कण है, क्या ये इस पन्नी को भेद पाएंगे कि नहीं भेद पाएंगे, या क्या होने वाला है। इसीलिए ये ध्यान रखना, अल्फा कणों का चुनाव इसीलिए किया था उन्होंने ताकि ये कण कैसे होते हैं? भारी होते हैं। और अल्फा कणों का साइन ये है। अब अल्फा कण हीलियम के नाभिक कैसे बने तो मैंने समझा, इस तरीके से बने। और लास्ट में एक और टॉपिक है ZnS से लेपित पर्दा। स्वर्ण पन्नी के पीछे उन्होंने एक पर्दा लगाया था, जिंक सल्फाइड। ये एक यौगिक है जिंक सल्फाइड। तो उस पर्दे को क्या किया था? जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया था उन्होंने, पॉलिश कर दी थी जिंक सल्फाइड की। जिसमें आप लोग ये पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे पर ऐसे जिंक सल्फाइड की क्या कर दी? पॉलिश कर दी, जानबूझकर कर दी, ताकि जो अल्फा कण इसके ऊपर आएंगे, इससे जो भी चीज़ आगे टकराएगी वो साफ साफ नजर आएगी। तो इसीलिए रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए 3 महत्वपूर्ण कारकों का चुनाव किया: स्वर्ण पन्नी, अल्फा कण और ZnS से लेपित पर्दा। अब इन तीनों को मिलाकर हमें क्या पढ़ना है? पूरा प्रयोग पढ़ना है रदरफोर्ड का। और वो पूरा प्रयोग करने के लिए हमें एक लंबा टाइम चाहिए और वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।